हेलो एवरीवन। तो जो आज का हमारा वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो ये है कि कैन वी बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट ए पीएचडी, एंड इफ़ वी कैन देन वेयर एंड हाउ। राइट। तो एक पॉइंट हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वो ये है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी या मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। राइट। गवर्नमेंट जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मेनली क्योंकि वहीं क्राइटेरिया आपका प्राइवेट में भी लगभग फॉलो होता है, बट प्राइवेट में कई बार रिलैक्सेशन मिल जाता है। right? तो वो चीज़ है। तो पहले तो एक चीज़ क्लियर होना चाहिए हमें, क्योंकि अभी एक बहुत ज़्यादा ही होएक्स रहा है या फिर एक न्यूज़ रहती है कि मतलब आपको पीएचडी चाहिए। राइट। पीपल आर लाइक कि भाई यू नीड पीएचडी अगर आपको बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग ऐसे बोलते थे, यूजीसी ने एक स्टेटमेंट निकाला है कि पीएचडी कंपलसरी है और उसके अकॉर्डिंग आपका रिक्रूटमेंट होगा, अब एमएससी प्लस नेट पे नहीं होगा। तो वो चीज़ पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लियर हो जाए कि ऐसा एक स्टेटमेंट एक्चुअली दिया है यूजीसी ने, ठीक है, बट ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। यूजीसी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है बट कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। कंप्लीट स्टेटमेंट क्या है, एक बार चलिए साथ में पढ़ लेते हैं, आपको भी चीज़ क्लियर हो जाएगा। राइट। तो जैसे कि मैंने यूजीसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन का, तो रिक्रूटेड एंड क्वालिफिकेशन सेक्शन में आप जाओगे तो आप देखोगे कि आपका जो नेट है या स्लेट है वो तो मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर आपके पास पीएचडी है तो आप नेट और स्लेट से आप मतलब एग्जेम्प्टेड हो आप, और उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका मतलब इतने पेपर्स होने चाहिए, जैसे 2 पेपर्स होने चाहिए, ठीक है, 2 रिसर्च पेपर्स, और ये चीज़ देखिए आप पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा। तो ये चीज़ है। फिर एक और ये क्वालिफिकेशन है कि मिनिमम ऑफ 55% और एन इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन ए पॉइंट स्केल वेयर द ग्रेड सिस्टम इज अलाउड at the master's level shall be the essential qualification for direct recruitment of teachers and other equivalent categories at any level। तो इस स्टेटमेंट में कहीं मुझे पीएचडी तो दिखा नहीं, आपको भी नहीं दिखा, तो पीएचडी आया कहाँ से? राइट। तो ये तो रिलैक्सेशन है, सबको मिल जाएगा, वो दे रखा है। अब यहाँ से देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये है कि पीएचडी शैल बी मैंडेटरी फॉर qualification for appointment and promotion to the post of professor, same चीज for associate professor, and for promotion to the post of assistant professor selection grade slash academic level 12 in universities। तो academic level 12 देखते हैं क्या है। तो जो हमारा रिक्रूटमेंट होता है वो जनरली academic level 10 पे होगा, that is our grade पे of 6,000 and payment of 15,600 to 39,100। अब इसके इक्विवेलेंट सैलरी कितना आएगा वो आप चेक कर सकते हो, नेट पे जाके देख के चेक कर सकते हो, कैलकुलेशन एक फॉर्मूला रहता है इसका। और सेम फॉर देन वी हैव एकेडमिक लेवल 11, देन वी हैव असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 12 वेयर ग्रेड पे इज 8,000। तो वही स्टेटमेंट हमारा जो है, राइट, वो ये कह रहा है कि हम भाई लेवल 12 पे आपका प्रमोशन नहीं करेंगे अगर आपके पास पीएचडी नहीं है, ठीक है। मतलब अभी भी देखा जाए तो मास्टर्स के लिए ही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, राइट, वो ये है जो स्टेटमेंट ने सबसे ज़्यादा वॉक्स मचाया था। वो ये है कि पीएचडी शैल बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई ऑफ 1st 2021। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि पीएचडी चाहिए, वी नीड अ पीएचडी as a minimum eligibility criteria for post of assistant professor in universities, right। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो कॉलेजेस हैं उसके एफिलिएटेड उसमें अभी भी मास्टर्स प्लस नेट ही चाहिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये स्टेटमेंट क्लियर कर लीजिए कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में ही कंपलसरी होगा पीएचडी। अगर आप उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस में जाते हो तो वहाँ का जो मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा वो एमएससी प्लस नेट क्वालिफिकेशन रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे अब जुलाई के बाद तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, लेकिन आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं उनमें अगर आप अप्लाई करोगे जब वैकेंसीज आती हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी, एक्सेप्ट होगी आपकी एप्लीकेशन फॉर दैट, ठीक है।
तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि आप मास्टर्स के साथ भी जा सकते हो, बट काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ या काफ़ी कंडीशंस हैं कि आपका प्रमोशंस में प्रॉब्लम हो सकती है एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड लेवल 12 तक नहीं आ सकते। तो ये चीज़ हो जाता है, इसलिए आपको अगर आपको प्रमोशन चाहिए एंड ऑल चाहिए तो आप बाद में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, पार्ट टाइम या जो भी है। ठीक है, तो ये चीज़ अब क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि सॉरी राइट, हाँ तो राइट, तो ये स्टेटमेंट तो भाई गलत हो गया, ये गलत नहीं कह सकते। फॉर यूनिवर्सिटीज, राइट, फॉर कॉलेजेस it is still MSc plus नेट। CSIR UGC नेट या जो भी है या स्लेट है आपकी अगर फील्ड में, तो उसके लिए है। अब सेकंड ऑप्शन ये आता है कि चलो ठीक है हम एलिजिबल तो हो गए, लेकिन रिक्रूटमेंट होते कैसे हैं इन गवर्नमेंट कॉलेजेस के, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस से तो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कराएगी, तो किस तरह आपके रिक्रूटमेंट होते हैं? क्योंकि प्राइवेट तो खुद के निकालते हैं फॉर्म, बट गवर्नमेंट में कैसे होता है वो इंपॉर्टेंट है जानना। तो गवर्नमेंट में जो रिक्रूटमेंट होता है, चलो रिक्रूटमेंट सेक्शन आते हैं, एक रिक्रूटमेंट या गवर्नमेंट नहीं, एक मतलब ले लेते हैं कि हाँ रिक्रूटमेंट दो स्टेप्स में, दो डिफरेंट वेज में कैसे होता है। तो पहला जो होता है उस केस में होता है आपका क्या पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है गवर्नमेंट में, वो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है, एग्ज़ाम एंड फॉलोड बाय इंटरव्यू। ठीक है, तो ये होता है गवर्नमेंट के लिए है। प्राइवेट क्या कराता है? प्राइवेट का चलो ठीक है बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले गवर्नमेंट का देखते हैं। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन है स्टेट की, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है और फॉलोड बाय इंटरव्यूज़ होते हैं। तो ये कैसे होता है? तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक नोटिफिकेशन था आपका इस साल जो यूपी में हो रहा था, 15 फेब को आया था नोटिफिकेशन। तो इट सेड कि हमारे पास 2002 वैकेंसीज हैं इंक्लूडिंग ऑल दी डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आपका यूपीएचसीएससी की वेबसाइट पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस तरह आपके नोटिफिकेशन हर पीएससी की वेबसाइट पे, पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आपको मिलते रहेंगे। तो वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। आपका फॉर्म जैसे निकल चुका है और एग्ज़ाम, हाँ तो एग्ज़ाम के लिए ये है, तो आपके इस तरह के नोटिफिकेशन निकलते हैं। बट इसमें एक अनसर्टेनिटी ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर साल नोटिफिकेशन निकले। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसका बताता हूँ, जैसे यूपी का था, अब मैं जैसे सिमिलरली राजस्थान का, तो राजस्थान में भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके मतलब फॉर्म्स आए थे इस साल, और उसमें टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट जो हुए वो मतलब होने वाले थे वो थे 918, राइट, 296 जनरल, देन ऑल द कैटेगरीज। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखो तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो रिक्रूटमेंट है उसमें है, वो अभी भी यही है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद 55% मिनिमम एट मास्टर्स डिग्री एंड यू शुड हैव क्लियर द नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सॉरी, और SLET और सेट डिपेंड करता है। एंड कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवॉर्डेड PhD इन अकॉर्डिंग्स विद द UGC 2009 shall be exempted for the requirement of minimum eligibility condition of NET SLET for the recruitment। ओके, तो यहाँ भी देखो कि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट जो कॉलेजेस हो रहे हैं, गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट, तो उसके लिए भी आपका मास्टर्स प्लस नेट ही चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन जैसे इस तरह आपका निकलेगा, जैसे निकला था 2020 में आपका दिसंबर में, और सीट मैट्रिक्स दे रखी है। तो ये नोटिफिकेशन आपका निकला, लेकिन ये इस तरह के नोटिफिकेशन हर साल नहीं निकले। ये आपका नोटिफिकेशन निकला है अराउंड 5-6 ईयर्स के बाद। जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ नोटिफिकेशन आया था राजस्थान से, वो आया था 2014 और 15 में अराउंड। तो ये थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है हर स्टेट वाइज आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मतलब ये चीज़ को ध्यान में रखें अपने करियर को प्लान करने के लिए, अगर हमको मास्टर्स के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का प्लानिंग है तो, कि भाई अगले साल रिक्रूटमेंट होगा कि नहीं ये अभी नहीं कह सकते कुछ। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी में जैसे शायद लास्ट ईयर भी रिक्रूटमेंट हुआ था, इस साल भी हुआ था, होने वाला है, ऑफ कोर्स एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए। तो इस तरह के आपके आते हैं नोटिफिकेशन। ये आपके होते हैं एंट्रेंस लेवल, ये आपके एग्ज़ाम कराते हैं। उस एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई करते हो
तो आपका फिर इंटरव्यू में कॉल आएगा। अगर आपने इंटरव्यू निकाल लिया तो यू आर सेलेक्टेड फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। अब इसमें एडवांटेज ये है कि आपका प्रोफाइल बहुत मैटर नहीं करता। ओके, ये मैटर नहीं करता कि आपके मतलब बहुत ज़्यादा कि आपके मास्टर्स में लाइक 90% आपने 15-20 पेपर छापे हैं। यहाँ पे अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकला, आप कितने भी अच्छे रिसर्चर या कितना अच्छा भी प्रोफाइल रहा हो आपका, आप इंटरव्यू में कॉल नहीं किए जाएगा आपको। तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है, तो ये एक यूनिफॉर्मिटी कैंडिडेट्स में ले आता है। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नॉट एवरी वन gets a chance to gets a chance to do research from good like top IITs और मे बी IISERs एंड ऑल, या उनकी फील्ड में जो बेस्ट है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर दे गेट अ चांस टू एंड अप इन अ गुड प्लेस with a really attractive salary, even though they were not able to get a good like research experience or something like that। तो मतलब यहाँ पे उनका करियर ख़त्म नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि ठीक हमने अच्छी जगह से PhD नहीं किया तो अब यार मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट मिलना बहुत मुश्किल है, अब नहीं हो सकता। तो ये उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज है, यू आर वेलकम फॉर दिस। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो आता है सेकेंड वेब रिक्रूटमेंट का है, जो कि जनरली आपका यूनिवर्सिटीज़ सेपरेटली करती हैं। ये सब आपके कॉलेजेस थे। अब यूनिवर्सिटीज़ का इंटेक कैसे होता है, यूनिवर्सिटीज़ का जो होते हैं जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, या फिर आपके प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, इनका जो इंटेक क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका बेस्ड ऑन योर academic परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये लोग अपनी फॉर एग्जांपल पोस्ट सेपरेटली निकालते हैं, ये ऐसे PSC के थ्रू नहीं जाएंगे आपके। ठीक है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या फिर आई एम नॉट श्योर दिल्ली अबाउट, मतलब जैसे यूनिवर्सिटी सेंट्रल होती हैं तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली अपनी पोस्ट निकाली थी सेपरेटली, नॉट एनी थ्रू एनी दिस प्लेटफॉर्म। तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपका एप्लीकेशन जब आएगा तो वो आपका प्रोफाइल देखेंगे कि आपने मास्टर्स में कितने मार्क्स थे, बैचलर्स में कितने मार्क्स थे, 10th और 12th में कितने मार्क्स थे, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपका एक चीज़ प्रिपेयर करते हैं, वो होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एक API का एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। ये जैसे फॉर एग्जांपल है आर्यभट्टा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का अंदर आता है, मतलब उसके, तो यहाँ पे MSc प्लस नेट एलिजिबल है, बट दे डोंट टेक एंट्रेंस एग्जाम। व्हाट दे डू इज दे यूज दिस क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो क्या करते हैं, जैसे देखो ग्रेजुएशन अगर आपका 80+ है तो आप 21 मार्क्स ले लो, अगर आपके 60+ हैं और 80 लेस है तो 19 ले लो। ठीक है, ये ध्यान से देखो आप। उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको मार्क्स अलॉटेड है कि आपके अगर इतने मार्क्स के बीच में है तो आप इतने पॉइंट्स ले लो। अगर आपने MPhil किया है तो 7 ले लो, PhD है तो 25, नेट JRF है तो 10, सिर्फ नेट है तो 8, पब्लिकेशन है तो 2 मार्क्स फॉर ईच पब्लिकेशन, मैक्सिमम 6। सिमिलरली टीचिंग एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर, टोटल मैक्सिमम 10, या पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस। तो ये आपका जो, हाँ, और आपके कुछ ये हैं स्टेट लेवल अगर एग्ज़ाम है तो अवार्ड, सॉरी कोई है, या फिर इंटरनेशनल लेवल है तो ये, तो टोटल आपका बनता है 100, जिसमें आपका एकेडमिक स्कोर 84 आ रहा है, रिसर्च पब्लिकेशन का 6 मार्क्स वेटेज है, और टीचिंग एक्सपीरियंस का 10 मार्क्स। तो आपके ये आउट ऑफ 100 मार्क्स जितने भी आएंगे उसके बेस पे आपके एक मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट में वो बुलाएंगे कि मतलब आप आ जाओ, आप इंटरव्यू के लिए, तो आप शॉर्ट लिस्ट हो गए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ज़रूर इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में MSc प्लस नेट है, लेकिन इन्होंने PhD को जो वेटेज दिया है वो वेरी हैवी 25%, 25 मार्क्स आउट ऑफ 100 सीधा, मतलब आपने PhD कहीं से भी कराओ। वो बात अलग है कि रिसर्च पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है उस समय, पर इन्होंने मेंशन नहीं किया कि IIT से किया, क्या NIT से किया है, या फिर कहीं अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूशन से किया। 25 मार्क्स सीधा अवार्ड है, तो ये काफ़ी एडवांटेज मिल जाता है शॉर्ट लिस्टिंग में PhD वालों को। तो API बनता है, API के बेस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। ठीक है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपका वो हो जाता है अलॉटमेंट, राइट।
तो ये दो आपके क्राइटेरिया। पहला क्या है, आपका सेंट्रल मतलब स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम कराएगा। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जान लो कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम कराएगा वो सिर्फ अपने स्टेट में कराएगा, उसके सेंटर अपने स्टेट में आएंगे, लेकिन अदर स्टेट के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, राइट। यूपीएससी कराएगा तो राजस्थान वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, तमिलनाडु के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, कहीं के फॉर्म भर सकते हैं। बट थिंग इज कि उन्हें यहाँ आके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यूपी आके, राइट, अगर यूपी का है तो, या राजस्थान का राजस्थान आके। तो ये चीज़ इसमें थोड़ा रहता है। इस वजह से होता क्या है जनरली कि अपने आजू बाजू स्टेट्स के लोग मतलब फॉर्म भर देते हैं कि ठीक है पास है तो फॉर्म भर देते हैं, तो ये रहता है इसमें। लेकिन इसमें बस यही चीज़ एडवांटेज है कि इसमें आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा अच्छा रहा है या कितना ज़्यादा ख़राब रहा है वो इतना मैटर नहीं करता, बस आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार कर लो 95% प्लस नेट का। उसके बाद फिर सेकंड जो तरीका है वो ये है कि आपका परफॉर्मेंस एकेडमिकली कैसा रहा है, तो उसके बेस पे आपको एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एक देखा जाएगा और उसके बेस पे शॉर्टलिस्ट करके आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है। एमएससी प्लस नेट यहाँ भी है, लेकिन वही चीज़ है कि पीएचडी को 25% दे दिया है, तो जनरली कई बार पीएचडी वाले ही मतलब शॉर्टलिस्ट हो पाते हैं। बट मिनिमम 55% ही रहेगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि हाउ मतलब कैसे हमको पता कैसे चलेगा फॉर्म कहाँ है, राइट। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो आपको मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो आपको पीएससी की वेबसाइट पे, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पीएससी या फिर आरपीएससी, या फिर आप ऐसे ही डिफरेंट स्टेट्स के देखो, चेक करो एक बार कि लास्ट कब आया था, फिर आप नेट पे सर्च करो तो आपको आइडिया लगता जाएगा कि अगला फॉर्म कब आएगा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके खुद अपनी वेबसाइट पे निकालते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपको वेबसाइट्स खोल के करियर्स में जाना पड़ेगा या चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अब बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी लखनऊ में एक है प्राइवेट, तो उन्होंने साफ साफ ले रखा है कि हमें भाई असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर चाहिए, फील्ड्स मेंशन कर दी हैं ढेर सारी, ये पोजीशंस दे रखी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इनको अपना सीवी मेल कर दो विदिन 7 डेज, मतलब नोटिस भी आता है, या अप्लाई फॉर जॉब ऐसे करो। तो इनके कहीं आपको कोई अलग से प्लेटफॉर्म नहीं है, उनकी वेबसाइट पे ही एक करियर सेक्शन में होता है। कई सारे आपके वेबसाइट मतलब यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर मतलब आपका वो लेते हैं, मतलब ऑन द रोलिंग बेसिस लेते हैं आपका सीवी या फॉर्म भराते हैं। फिर जब भी रिक्रूटमेंट की उनको नीड होती है तो वो उन्हीं एप्लीकेशंस को देखते हैं और फिर उसके बेस पे शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि फॉर्म कहाँ आया है, तो मैं मतलब आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल करो, फेसबुक पेजेस ज्वाइन करो, लेकिन ये वेबसाइट आप रेगुलरली देखते रहना, facultyplus.com। इस पे मे बी नॉट ऑल ऑफ दी वैकेंसीज आए बट मोस्ट ऑफ दी वैकेंसीज आपको आ जाएंगी। तो बहुत ही वेल मैनेज वेबसाइट है, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब खोल रखा है, तो आप देखो स्टेट वाइज भी इन्होंने अच्छे से मैनेज कर रखा है। मैंने फॉर एग्जांपल यूपी खोल लिया, ठीक है, तो या तो उस तरह उन्होंने दे रखा है कि ठीक है मतलब फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोजीशंस यहाँ पे निकली हैं, आप चेक कर लो उनको खोल के। तो ओके, हाँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा उसके बारे में कि हायरिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है और क्या क्या वैकेंसीज हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हो चेक। मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है, क्योंकि इनके बहुत ऐसे स्पेशल नोटिफिकेशंस नहीं आते कि आपको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे मिल जाएं, बट ये थोड़ा अपडेटेड वेबसाइट रहती है, तो आप यहाँ चेक करते रहो, अपने सीवी भेजो और फॉर्म्स के लिए अप्लाई करो, ठीक है। तो यही है। तो अभी हम लोगों ने मेन चीज़ क्या देखा कि पहले तो एमएससी प्लस नेट आपके एलिजिबल होते हैं, उसमें मतलब कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करोगे आफ्टर फ्रॉम लाइक ऑनवर्ड्स 01/07/2021 जो कि बहुत नियर है, हाँ ठीक है, तो फिर आपको चाहिए होगा भाई पीएचडी भी, बट अभी एमएससी प्लस नेट है फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस एंड ऑल। प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी मतलब इस चीज़ में रिलैक्सेशन देती हैं। व्हाट दे डू इज़ दे विल मतलब उनका जो पे ग्रेड होता है ना वो सेट नहीं होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐड करोगे तो आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ आपको सेम सैलरी मिलेगा, पर गवर्नमेंट बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट कॉलेज में एक चीज़ ये होती है कि आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है उसके बेस पे आपको सैलरी मिलेगा। तो पॉइंट ये है कि आप शॉर्टलिस्ट तो हो जाओगे, आपको बुला लिया जाएगा, आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा,
लेकिन आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी होगी। तो कई कॉलेजेस जैसे लिख लेते हैं कि जैसे SRM यूनिवर्सिटी है, उन्होंने लिख दिया है कि कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर एजुकेशन फ्रॉम IITs, फ्रॉम NITs या PhD फ्रॉम IITs और NITs विल बी प्रीफर्ड। तो इस तरह के आपके कई कई जगह पे मतलब स्टेटमेंट स्पेसिफिकली लिख देते हैं, वो प्रीफर करते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका मतलब डिपार्टमेंट थोड़ा मतलब ऐसे हो जाए, तो वो लोग ऐसे प्रीफर कर देते हैं। बट जनरली आपका ऐसे ही होगा। आई नो पीपल जो लोग मतलब मास्टर्स करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं अच्छी पे ग्रेड के साथ में, बट गवर्नमेंट कॉलेज का फिक्स होता है, प्राइवेट में आपका मतलब डिपेंड करता है कि आप प्रोफाइल क्या है या आप कैसा हो, या कैसा रहा है आपका रिसर्च एक्सपीरियंस या फिर परफॉर्मेंस, तो उसके बेस पे आपकी सैलरी सेट होगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। एक छोटा सा मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड एनीथिंग, प्लीज़ डू लीव अ कमेंट। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड ऑल, वहाँ पे अच्छे से डिस्कशन भी हो सकता है हम लोगों का। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द कंटेंट, डू इट सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू शेयर, एंड ऑल द बेस्ट, सी यू सून।